नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हरप्रीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में। तो जैसे कि यूनिट 4 चल रहा है, तो अब तक हम पिछले लेक्चर में हम सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और रेडियोएक्टिव पोल्यूशन को कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैरीन पोल्यूशन है। मैरीन पोल्यूशन मतलब जो, जैसे हम कह सकते हैं, समंदर में जो पानी है और जो रिवर्स वगैरह में जो हमारा पानी होता है, तो जब वो पोल्यूट हो जाता है तो उसे हम मैरीन पोल्यूशन बोलते हैं। सो मैरीन पोल्यूशन अपने आप में बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए। जो हमारे पास फ्लोरा फोना है जो वाटर का, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। जो सीज़ वगैरह में जो बेसिकली जो हमारा पोल्यूशन होता है उसे हम मैरीन पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सो आइए थोड़ा देखते हैं। मैरीन पोल्यूशन रेफर्स टू अ कंटेमिनेशन और अ प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट इन अ ओशन एंड सी। द वर्ड मैरीन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर सी। जो हमारा सी है वो एक लैटिन वर्ड है, जो मैरीन है वो एक लैटिन वर्ड है जिसको हम डायरेक्टली सी के नाम से जानते हैं। सो जैसे ही जो हमारा, जैसे ओशन और सी का जो पानी है वो कंटेमिनेट होगा तो उसे हम मैरीन पोल्यूशन बोलेंगे। सो एंड इट इज़ रिलेटेड टू सिमिलर टू दैट इज सच इज मैरीनर। ओशन पोल्यूशन is become ever more of a problem in the present day। तो सबसे ज़्यादा जो मैरीन पोल्यूशन की आज प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो 80% ऑफ पोल्यूशन टू द मैरीन एनवायरनमेंट कम्स फ्रॉम द लैंड। तो जो मैरीन का पोल्यूशन है, मैरीन एनवायरनमेंट का पोल्यूशन है, वो 80% जो लैंड से ही आ रहा है। सो ये बेसिकली क्या है, ये नॉन पॉइंट सोर्सेज से कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि पॉइंट सोर्स तो कोई एक पॉइंट सोर्स हो गया ना, जिससे हम पता चल सके कि पोल्यूशन हो रहा है, तो उस चीज़ को हम रोक सकते हैं। लेकिन नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन क्या है, जिससे हमें कई हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से पोल्यूशन एंटर करता है, बड़े बड़े सी और बड़े बड़े जो हमारे पास ओशंस हैं। सो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स इज कॉल्ड नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन विच अकर्स द रिजल्ट ऑफ रन ऑफ। Non-point sources pollution include many small sources like say, septic tanks, cars, trucks and boats, plus larger sources such as जो हमारे farms होते हैं, ranches and forest areas। तो ये अपने आप में एक नॉन पॉइंट सोर्स है पोल्यूशन का, जिसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रोक नहीं सकते। मिलियंस और मोटर व्हीकल्स इंजन ड्रॉप स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल ईच डे ऑन टू रोड एंड पार्किंग लॉट्स। तो जो मिलियंस हमारे जो मोटर व्हीकल्स हैं वो तेल ऑयल से चलते हैं, तो वो हम पार्किंग लॉट्स या रोड पर कुछ ना कुछ ऑयल की ड्रॉप्स या ऑयल की बूंदें गिरा देते हैं। मच ऑफ दिस टू मेक्स इट्स वे टू द सी। और बाद में वही वो जब जैसे रेन आ जाती है, रेन में मिक्स होकर बाद में वो रिवर्स में चला जाता है, रिवर में बाद में वो सी में मिक्स हो जाता है और ओशन में मिक्स हो जाता है। Now marine pollution can be defined as anything that contaminate the sea. Common marine pollutants includes, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो मैरीन लाइफ को प्रभावित करे उसे मैरीन पॉल्यूटेंट या मैरीन पोल्यूशन बोलते हैं। तो कॉमन मैरीन पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे स्मॉल प्लास्टिक बीड्स हो गए, इन एक्सफोलिएट्स एंड आल्सो टॉक्सिक बायोमैटर जैसे सीवेज हो गया। बट नॉइज ड्यू टू एक्सेसिव ट्रैफिक अराउंड द ओशन, ये जैसे अराउंड के सी के अराउंड जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नॉइस हो जाए, वो भी एक तरह की पोल्यूशन हो सकती है जो कि मैरीन लाइफ को डिसरप्ट करती है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस, मतलब कौन कौन से कॉजेस हैं जो मैरीन लाइफ को और मैरीन पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले टॉक्सिक केमिकल इन वाटर। तो ऑब्वियसली जैसे हम जानते हैं कि जो केमिकल्स हैं वो लगातार इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से और कई चीज़ों से मिक्स हो रही हैं लैंड में, तो वही जो वाटर है वो परकोलेट हो रहा है, वो जो वाटर है वो रन ऑफ हो रहा है सीज़ में, रिवर्स में एंड ओशंस में। तो केमिकल रन ऑफ फ्रॉम इंडस्ट्री कैन रियली एंडेंजर मैरीन लाइफ। इंडस्ट्रियल वेस्ट पम्प्ड इनटू द सी, हाउसहोल्ड क्लीनर्स poured down in the sink, and even chemicals in the atmosphere, for instance due to the discharge of industrial waste through factory chimneys that dissolve into the sea can pollute our ocean significantly। तो ये लगातार जो हमारे केमिकल्स हैं उनका जो रन ऑफ
जो इंडस्ट्रियल्स वेस्ट है वो पंप डाउन किया जा रहा है सीज़ में, और जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं सिंक में गिरा देते हैं और वो एटमॉस्फेयर में केमिकल बन के फैल जाते हैं और बाद में वो ओशंस में मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ ऑयल स्पिलेज। So this is usually an accidental form of industrial dumping whereby leaks in the oil tanker cause vast quantities of oil to pour into the ocean. Accidental oil spill can devastate marine life. तो ऑयल स्पिलेज बेसिकली क्या है, जैसे बहुत बड़े बड़े जो हमारे पास शिप्स होते हैं जो ऑयल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जाते हैं, तो कभी कभी वहाँ पर लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो ऑयल है पूरी की तरह पूरे सरफेस पर क्या हो जाता है, रिजाइड करता है, नीचे नहीं जाता, क्योंकि जो ऑयल है वो हल्का होता है वाटर से। तो एक तरह से वो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कट कर देता है मैरीन लाइफ से, तो देयर विल बी चांसेस टू अ लार्ज डैमेज टू एक्वेटिक लाइफ। तो इस तरह ऑयल स्पिलेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट, स्मॉल पार्टिकल्स, द टाइनी प्लास्टिक बीड्स in exfoliating cream and other small particles that we pour down and drain without thinking wind up polluting the ocean। तो जो हमारे जो छोटे छोटे प्लास्टिक बीड्स हैं जो क्रीम्स वगैरह में पाए जाते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स जिन्हें हम फटाफट से जो वाटर में गिरा देते हैं बिना सोचे समझे, बाद में वो जो मैरीन लाइफ को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं और मैरीन पोल्यूशन का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ प्लास्टिक लिटर एंड ह्यूमन वेस्ट। ऑब्वियसली अगर हम बात करें आज तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है प्लास्टिक बैग्स, एल्यूमिनियम कैंस, ट्रैश एंड अदर ह्यूमन वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ अ वर्ल्ड्स ओशियन। तो अगर अब आज प्लास्टिक बैग्स की बात करें, एल्यूमिनियम कैंस की बात करें और ट्रैश और अदर ह्यूमन वेस्ट की बात करें, तो ये वर्ल्ड के जो सीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। क्योंकि अगर आज हम बात करें तो इंडिया ने प्लास्टिक बैग्स पर बैन कर दिया है, लेकिन ये बैन जस्ट कहने को हुआ है। अभी भी जो प्लास्टिक के बैग्स हैं, जो पॉलीथीन्स वगैरह हैं, वो लगातार बिक रहे हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ मैरीन के लिए नहीं, जो सब मतलब जो जितने भी पोल्यूशन है ये उनको क्रिएट करता ही करता है। अगर वो हवा में चला जाए तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम, अगर वाटर में चला जाए वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अगर लैंड पर हो जाए तो इट विल डिक्रीज अ फर्टिलिटी ऑफ लैंड एज वेल एज सॉयल। So a huge island of trash roughly the size of Texas was recently found on the Pacific Ocean for instance। तो अगर हम बात करें तो जो पैसिफिक ओशन के पास एक बहुत बड़ा आइलैंड जो कि टेक्सास के बराबर है, इतना बड़ा आइलैंड पाया गया है जो कि प्लास्टिक लिटर एंड ह्यूमन वेस्ट का बना हुआ था, डेमोन्स्ट्रेटिंग द वास्ट स्केल ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। नेक्स्ट, सीवेज। ऑब्वियसली हमने पहले भी इसके बारे में बात की। सीवेज वेदर और इट इज़ अ treated within the toxic chemicals, sewage pollutes the clean water of the ocean. So this is another type of industrial dumping. Sometimes sewage is not pumped directly into sea but into river, and the untreated watery river carries it into water. Sometime जो हमारा सीवेज वगैरह है वो डायरेक्टली सी में नहीं डाला जाता, वो किसी रिवर में डाल दिया जाता है, तो रिवर फर्दर उसको सी में रन ऑफ कर देती है। तो अपने आप में क्या हो गया, एक सीवेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। शिपिंग इंडस्ट्री, गैसेस विच डिज़ोल्व इन द सी, वो गैसेस जो सी में डिज़ोल्व हो जाएं। केमिकल्स एंड सीवेज फ्रॉम द कंटेनर शिप आर मेजर पॉल्यूटेंट्स। ऑब्वियसली जो हमारी शिप्स वगैरह है जो उनके ऊपर चलते हैं, उनके जो गैशियस फॉर्म है, जैसे वो चिमनीज़ वगैरह से जो उनका एमिशन है वो सी में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो टॉक्सिक बन जाता है मेरीन लाइफ के लिए। केमिकल्स और जो सीवेज वगैरह हैं, कंटेनर्स वगैरह हैं शिप के लिए, वो बाद में सी में ही डिस्पोज कर दिए जाते हैं। इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। डिज़ोल्व्ड ग्रीन हाउस गैसेस, वो ग्रीन हाउस गैसेस जो डिज़ोल्व हो जाती हैं डायरेक्टली सी में, तो दे विल मेक अ प्रॉब्लम ऑफ मेरीन पोल्यूशन। नेक्स्ट हम कह सकते हैं लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन
बेसिकली क्या है, लाइट पोल्यूशन इज द ओवर लाइटनिंग ऑफ सर्टन एरिया दैट इज़ कंसिडर्ड एज ऑब्स्ट्रूसिव। मतलब सपोज करें कोई ऐसा एरिया जो हद से ज़्यादा लाइटेड किया जाए, उसे हम लाइट पोल्यूशन कह सकते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड पोल्यूशन स्पेशली व्हेन इट इंटरफियर विद इन द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। ये पोल्यूशन बेसिकली तब देखा जा सकता है जब ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से लिया जाए। द मोस्ट कॉमन वे टू डिटरमिन इफ द एरिया इज पोल्यूटेड इज टू टुक एट द स्टार्स। इफ यू कैन सी देम योर एरिया इज नॉट सो पोल्यूटेड। पोल्यूशन इंक्लूड लार्ज लाइटेड साइट्स सिटीज, बिली बोर्ड्स जो हमारे बिल बोर्ड्स होते हैं, एंड अदर एडवर्टाइजिंग एंड नाइट टाइम एंटरटेनमेंट्स, जब बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह यूज़ की जा सकती हैं। और बिल बोर्ड्स हम होते हैं हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होते हैं, और जो लाइटेड सिटीज़ होती हैं वहाँ पर लाइटिंग और लाइट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। द इनअप्रोप्रिएट और एक्सेसिव यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लाइट नोन एज लाइट पोल्यूशन। किसी लाइट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेना और उसको इनअप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ करना ही लाइट पोल्यूशन है। कैन हैव अ सीरियस एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ह्यूमन, वाइल्ड लाइफ एंड आर क्लाइमेट। कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ग्लेयर, एक्सेसिव ब्राइटनेस दैट कॉजेज अ विजुअल डिस्कम्फर्ट। ग्लेयर मतलब बहुत ज़्यादा चमकाहट हो जाए किसी चीज़ पर, उसकी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाए जो कि विजुअल को डिस्कम्फर्ट करे। स्काई ग्लो, ब्राइटनिंग ऑफ नाइट स्काई ओवर इनहेबिटेड एरियाज। जैसे सपोज करें हमारा कोई एरिया है, वहाँ के जो नाइट में उसका स्काई जो बहुत ब्राइटन कर दिया जाएगा लाइट के साथ, उसे हम स्काई ग्लो बोलते हैं। लाइट ट्रेसपास, लाइट फॉलिंग वेयर इट इज़ नॉट इंटेंडेड और नीडेड। उस जगह पर लाइट को फॉल करवाना और रीच करवाना जहाँ पर ज़रूरत नहीं है। क्लटर, क्लटर मतलब बहुत ब्राइट, कन्फ्यूजिंग एंड एक्सेसिव ग्रुपिंग्स ऑफ लाइट सोर्सेस, बहुत ज़्यादा लाइट सोर्सेस को वहाँ पर इंटेंस कर देना, पेनिट्रेट करवा देना, उसे क्लटर बोलते हैं। नेक्स्ट सोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एडवर्टाइजिंग बोर्ड एंड कमर्शियल सेंटर्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स हैं और कमर्शियल सेंटर्स हैं। मैनी ऑफ लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स साइन बोर्ड्स इन द सिटीज़ एंड ऑन हाईवे आर लाइट अप बाय द पावरफुल लाइट्स दैट फोकस ऑन द बोर्ड फ्रॉम बिलो। तो हमने समटाइम देखा है, अगर हम स्ट्रीट पर जाते हैं तो जो पेडेस्ट्रियंस वगैरह आते हैं उनके साथ ही जो बोर्ड्स होते हैं ना एडवर्टीज़मेंट के लिए, वो बोर्ड्स नीचे से बहुत ही हैवी लाइट से ग्लो किए जाते हैं ताकि वो इजीली हम उन्हें इजीली देख सकें। सो नाइट स्पोर्ट ग्राउंड हो गई, स्ट्रीट लाइट्स एंड कार लाइट्स हो गई, सिटी पार्क्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, पब्लिक प्लेसेस हो गई, रेजिडेंशियल एरियाज हो गया। तो नेक्स्ट थर्मल पोल्यूशन। थर्मल मतलब हीट। थर्मल पोल्यूशन इज व्हेन अ टेम्परेचर इंक्रीजेज इन द पर्टिकुलर एरिया ओवर अ टाइम। तो थर्मल पोल्यूशन सपोज करो किसी पर्टिकुलर टाइम में जो एक पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो उसे हम थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। सो दिस हीट इज़ ऑफन कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन एंड रिलीज ऑफ द कार्बन गैसेज इन दैट एरिया दैट ट्रैप द मोर हीट ऑन अर्थ। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें एक गैसेस की कवरिंग बन जाती है जो कि सूर्य की एनर्जी को अंदर तो आने देती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती। तो इट विल बिकम्स एन एक्ट लाइक अ हीट ट्रैप। अगर हीट उसमें ट्रैप हो जाएगी तो इट विल रेज द टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर एरिया, जिसको हम थर्मल पोल्यूशन बोलते हैं। ओके, तो द अर्थ हैज़ अ नेचुरल थर्मल साइकिल बट एक्सेसिव टेम्परेचर कैन रिजल्ट इन अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अर्थ का एक अपना थर्मल साइकिल है, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस एज वेल एज अ होल लाइफ, फॉर अ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। द राइजिंग टेम्परेचर कैन बी अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कारण हो सकता है, पावर प्लांट्स के कारण हो सकता है। हाई कार्बन फुटप्रिंट्स। हाई कार्बन फुटप्रिंट्स मतलब जो कार्बन हाई कार्बन, जैसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, कार्बोफ्लोराइड्स हो गए, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम। वाइल स्लाइट चेंजेस इन टेम्परेचर इज़ कॉमन इन नेचर। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो इट इज़ नॉट अ कॉमन,
लेकिन अगर स्लाइट टेम्परेचर चेंज हो जाए तो इट इज़ कॉमन। फास्टर चेंज इन टेम्परेचर कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एज वेल एज रिडक्शन ऑफ वाटर। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ज़मीन के नीचे जो पानी वो भी इवेपोरेट हो जाएगा और रिडक्शन ऑफ वाटर विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास जो सेम सोर्सेज हैं, सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ थर्मल पोल्यूशन एज फॉलोस। नंबर 1 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो गए, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, उसके बाद डोमेस्टिक सीवेज हो गया। इफेक्ट ऑफ थर्मल पोल्यूशन, it reduces the dissolved oxygen content of water. This is the basic problem. ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो पानी में घुल जाती है उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर देता है। जब पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ डायरेक्टली प्रभावित हो जाएगी। इट चेंजेस द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टी को, करेक्टरिस्टिक को चेंज कर देगा। It influences the reproductive cycle, digestion rate, respiration rate and many enzymatic activities of living organism. तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव साइकिल है इंसान का, डाइजेशन रेट है, रेस्पिरेशन रेट है और जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो डायरेक्टली बुरी तरह से प्रभावित होंगी। इट फेवर द ग्रोथ ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया एंड पैथोजन्स। ऑब्वियसली जो हमारे बैक्टीरिया और पैथोजन है जल्दी जल्दी से बड़े होंगे और बढ़ेंगे, अपनी बीमारी को, कंटेमिनेशन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, कंट्रोल द थर्मल पोल्यूशन। कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं थर्मल पोल्यूशन को। तो अब तक हमने देखा कि थर्मल पोल्यूशन क्या है, कैसे कैसे होता है। तो अभी हम देखेंगे कंट्रोल्स क्या है, कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कूलिंग पॉन्ड्स। सो कूलिंग पॉन्ड्स और रिजर्वॉयर कॉन्स्टिट्यूट अ सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग थर्मल डिस्चार्जेस। हीटेड effluent on the surface of water in cooling pond maximize dissipation of heat to the atmosphere and minimize the water area and volume. तो अगर हम हीटेड एफ्लुएंट की बात करें तो वो जब वाटर के सरफेस पर आता है तो अपने आप में क्या करता है, जो उसकी एनर्जी होती है वो मैक्सिमली जो हीट होती है एटमॉस्फेयर को पास कर देता है और जो ज़मीन का पानी है उसको इवेपोरेट कम कर देता है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड फॉर द कूल द वाटर टू द कंसिडरेबल लो टेम्परेचर। इसी के कारण जो टेम्परेचर है उसको डाउन किया जा सकता है। However, the technique alone is less desirable and inefficient in the term of air water contact. अगर हम एयर वाटर कॉन्टैक्ट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है, लेकिन हमारे पास ये बेसिकली एक लेस डिज़ायरेबल तरीका है। कूलिंग टावर्स हैं हमारे पास, यूजिंग वाटर फ्रॉम द वाटर सोर्सेज or cooling purposes with subsequent return to the water body after the passing through a condenser is termed as the cooling process. एक्चुअली क्या होता है कूलिंग टावर्स में, जो वाटर है वो लगातार मूव करता रहता है और जो हीट को सक करता रहता है ताकि एक पर्टिकुलर चीज़ है, जो पर्टिकुलर प्लेस है वो ठंडी की जा सके। इन ऑर्डर टू मेक द कूलिंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव, कूलिंग टावर्स आर डिजाइन टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ water. In fact, the cooling towers are used to dissipate the recovered waste heat so as to eliminate the problem of thermal pollution. बाद में जो वाटर गर्म हो जाता है उस हीट को सक कर लिया जाता है, किसी और काम के लिए यूज़ किया जाता है, तो इस तरह वो थर्मल पोल्यूशन की प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक आर मैन मेड बॉडीज ऑफ वाटर विच ऑफर अ पॉसिबल अल्टरनेटिव टू वंस थ्रू कूलिंग। तो आर्टिफिशियल लेक्स अपने आप में मैन मेड बॉडी है जो क्या करती है, एक अपने आप में थर्मल पोल्यूशन को लेस करने के लिए यूज़ होती है। इसमें भी वाटर का ही यूज़ किया जाता है। द हीटेड एफ्लुएंट मे बी डिस्चार्ज इनटू द लेक एट वन एंड द वाटर फॉर द कूलिंग पर्पस मे बी विड्रॉन फ्रॉम द अदर एंड। द हीट इज़ इवेंचुअली डिसिपेटेड थ्रू द इवेपोरेशन। तो एक इसमें लेक में क्या है, हम वी हैव अ टू एंड्स, एक एंड से हम हीटेड एफ्लुएंट डालेंगे, दूसरे एंड से हम वाटर को डिस्चार्ज करेंगे। तो जो हीट एफ्लुएंट की जो हीट है वो कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी इवेपोरेशन में, और जो हीट एफ्लुएंट है वो ठंडा हो जाएगा। सो आर्टिफिशियल लेक एक मैन मेड तरीका है थर्मल पोल्यूशन को कम करने का। सो नेक्स्ट, दैट इज़ विजुअल पोल्यूशन। विजुअल पोल्यूशन, विजुअल इज डायरेक्टली कंसर्न विद आवर विजन। जैसे हम कह सकते हैं कि हम, जैसे धुंध होती है, धुंध में हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं देख पाते, तो
वो एक विजुअल इम्परफेक्शन होगी। ओके, ऑल्दो नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ पोल्यूशन इट कैन बी कंसिडर एज द अनअपीलिंग टू आईसाइट। ये कोई थ्रेटनिंग पोल्यूशन नहीं है, लेकिन आईसाइट के लिए अनअपीलिंग है, जो अच्छे से दिखता नहीं है। दिस फॉर्म ऑफ पोल्यूशन इज व्हेन देयर आर द ऑब्स्ट्रक्शन टू व्यू कॉज्ड बाय बिली बोर्ड्स, पावर लाइंस, कंस्ट्रक्शन एरिया एंड इवन हाई राइजेस। इन चीज़ों में हम इन चीज़ को नहीं देख सकते, जैसे बिल बोर्ड्स हैं, पावर लाइंस, कंस्ट्रक्शन लाइन एरियाज हैं, उनको हम नहीं देख पाते। इट डज़ नॉट हैव अ इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट बट कैन हैव अ स्लो इफेक्ट। एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन स्लो इफेक्ट है कहीं ना कहीं है इनका। विजुअल पोल्यूशन कैन बी कॉज्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, बिजनेसेस, साइन, स्ट्रीट साइंस, टेलीफोन्स एंड यूटिलिटी पोल्स एंड लिटर्स। द प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं? जैसे हमारे पास क्या है, हेज ड्यू टू डस्ट एंड एयर पोल्यूशन, फिर गार्बेज हीप्स एंड लैंडफिल्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिक वायर्स एंड पोल्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, बैरन लैंड एंड डिफॉरेस्टेशन है, अर्बन जंगल हाउस है, बैड साइंस हैं, स्मोक स्प्रेइंग चिमनीज है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज़ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हो जाता है, जो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस एक लेयर बना देती है, कवरिंग बना देती हैं, जिसके कारण जो हमारी सूर्य की हीट अंदर तो आ सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती। तो दे विल मेक अ हीट शीट और हीट ट्रैप, जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है अंदर। सो गैसेस दैट ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड ग्रीन हाउसेज गैसेस। तो जो गैसेस उस हीट को अंदर बंद कर दें, एक ट्रैप बना दें, तो उन्हें ग्रीस आउट गैसेस बोलते हैं। तो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द टर्म दैट रेफर टू अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ's एटमोसफियर। तो इफ़ द अर्थ हैड नो एटमोसफियर, इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर वुड बी वेरी लो ऑफ अबाउट 18 डिग्री C rather than comfortable 15 degree found today. The difference in the temperature is due to the soot of gases called greenhouse gases. तो अगर हम बात करें कि टेम्परेचर जो विदाउट ग्रीन हाउसेस के हैं, बिना है, तो वो 15 डिग्री होगा। अगर उनके साथ होते तो 18 और उनसे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो विच इफेक्ट द ओवरऑल एनर्जी बैलेंस, जो कि हीट जो अर्थ के ओवरऑल एनर्जी बैलेंस को ख़राब करता है, डिक्रीज़ करता है, उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज द एटमोसफेयर एब्जॉर्ब अ मोर इंफ्रारेड एनर्जी देन इट रेडिएट टू स्पेस। ऑब्वियसली क्या होता है, जो सूर्य से एनर्जी आती है, धरती उतनी ही एनर्जी अपने पास कंज्यूम करती है जितनी जितनी उसे चाहिए, बाकी वो रेडिएट बैक कर देती है। लेकिन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसमें क्या होता है, जो रेडिएशन बैक का प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसके कारण हीट बजट ख़राब हो जाता है धरती का। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गई, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोमीथेन हो गई, क्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन सॉरी, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड हो गई, टेट्राफ्लोरोमेथीन हो गई, डाइक्लोराइड फ्लोरोमीथेन हो गई, हेक्साफ्लोरोइथेन हो गई, वाटर वेपर हो गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें प्रॉपरली अच्छे से करेंगे कि ये गैसेज हैं कैसे वर्क करती हैं। तो आज हमने देखा कि बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कौन कौन सी गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गई। ओजोन यहाँ पर O3 आएगा, सॉरी, सो फॉर्मूला इज़ O3। उसके बाद हमने देखा कि विजुअल पोल्यूशन क्या है, जो विजुअलिटी है उसको कम कर दे, उसे हम विजुअल पोल्यूशन कहते हैं। बाद में हमने देखा कि जो हमारा थर्मल पोल्यूशन क्या है, थर्मल पोल्यूशन सेम, जो हीट बजट को ख़राब कर दे उसे थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। बाद में हमने देखा उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लेक से ठीक कर सकते हैं, चिलिंग टावर से ठीक कर सकते हैं, कूलिंग पॉन्ड से ठीक कर सकते हैं, कूलिंग टावर से ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बाद में हमने देखा। लाइट पोल्यूशन, कैसे किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटेड कर देना, या उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लाइट्स लगा देना जो कि वहाँ ज़रूरत भी नहीं है, उसे हम लाइट पोल्यूशन कह सकते हैं। फिर बाद में उसका ग्लेयर है, स्काई ग्लो है, लाइट ट्रेसपास है, क्लटर है, ये अपने आप में क्या है, कंपोनेंट्स है लाइट पोल्यूशन के, जो कि इंक्लूड करते हैं इन सबको। उसके बाद हमने देखा है कि जो मैरीन पोल्यूशन
में कौन कौन से हमारे कंपोनेंट हैं, जैसे टॉक्सिक केमिकल्स हो गए, ऑयल स्पिलेज हो गई, स्मॉल पार्टिकल्स हो गए, प्लास्टिक लिटर, ह्यूमन वेस्ट हो गया, सीवेज हो गया, शिपिंग इंडस्ट्री हो गया, डिजॉल्व ग्रीन हाउस गैसेज हो गई। तो आशा करता हूँ कि आज आपको सारा कुछ समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।